नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी महाकुंभ हादसे पर संसद में मचे संग्राम की, दिल्ली चुनाव से पहले बढ़ी सियासी तकरार की, चुनाव आयोग पर उठते सवालों की। देखेंगे बिहार की राजनीति में आए नए मोड़ को, हरियाणा में बीजेपी पर आए संकट को, मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आई बीरेन्द्र सरकार को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे ट्रंप के तुगलकी फरमान के रडार पर आए भारतीयों के बारे में। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने साझा किया पोस्ट, लिखा कानून के तहत काम कर रहे अधिकारी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठ रहे हैं सवाल। चुनाव से एक दिन पहले दिल्ली सीएम आतिशी का बड़ा आरोप, कहा इलेक्शन कमीशन ने आपके प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय नहीं दिया। उत्तराखंड की बात, गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने की हुई तैयारी, मसौदा तैयार करने के लिए 5 संसदीय समिति की गई गठित। आप सांसद संजय सिंह ने संसद में दिया नोटिस, यमुना में अमोनिया पर चर्चा की उठाई मांग, यमुना के मुद्दे पर जारी है विवाद। गिरावट के बाद शेयर बाजार में लौटी खरीदारी, सेंसेक्स 1200 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,600 के पार। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। महाकुंभ में हुई भगदड़ के मामले पर विवाद बढ़ता जा रहा है। सड़क से संसद तक इस मुद्दे पर योगी सरकार से लेकर मोदी सरकार तक गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से संसद में इसी मुद्दे पर गूंज सुनाई दी, जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव से लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रौद्र रूप ने मोदी सरकार को संकट में डाल दिया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के प्रयागराज में हुए महाकुंभ हादसे पर गुजरते दिनों और नए नए खुलासों के साथ ही बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर योगी और मोदी सरकार के खिलाफ चौतरफा घेराबंदी कर दी है। इसी कड़ी में संसद सत्र के चौथे दिन भी महाकुंभ हादसे की चर्चा और सरकार से सवालों को लेकर खूब हंगामा देखने को मिला। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हादसे पर बीजेपी को घेरते हुए अपना इस्तीफा देने तक की बात कर दी। दरअसल राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा में बोलते हुए सपा मुखिया ने कह दिया कि अगर मेरी बात गलत है तो मैं अब अपना रिजाइन देना चाहता हूँ। पड़ी रही हो, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने महाकुंभ में मृतकों को आंकड़ा जारी करने को लेकर योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि महाकुंभ को लेकर जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया, उसी तरह से भगदड़ में जान गंवाने वालों की संख्या का भी खुलासा किया जाना चाहिए। इस तरह महाकुंभ भगदड़ मामले को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कार्यवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका जवाब मिलना बेहद जरूरी हो गया है। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस पेश किया है। उन्होंने 29 जनवरी को हुई इस दुर्घटना की जांच की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय से करने की मांग तक कर दी है। बताते चले, विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि महाकुंभ हादसे पर विस्तृत चर्चा सदन में की जानी चाहिए। हालांकि बीजेपी की खामोशी इस पर सरकार को मुश्किलों में डाल रही है। अब देखना होगा कि इस पर प्रधानमंत्री मोदी क्या जवाब देते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका है और कल यानी कि बुधवार को वोटिंग होनी है, लेकिन इसी बीच सीएम आतिशी के काफिले को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसमें वो रात को अपने काफिले के साथ निकलती दिखाई दे रही है। ऐसे में चुनाव से महज एक दिन पहले सीएम आतिशी पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद इस पर पूरा विवाद गहराता जा रहा है। तो कैसे चुनाव से अन वक्त पहले गरमाई सियासत, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में महज एक दिन का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी तपिश जबरदस्त तरीके से बरकरार है। इसी कड़ी में अब दिल्ली के सीएम आतिशी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल दिल्ली का चुनाव प्रचार बीते 3 फरवरी को खत्म हो चुका है, लेकिन इसको लेकर पुलिस का कहना है कि आतिशी अपने काफिले के साथ रात में निकली थी, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। आतिशी पर आरोप है कि वो 10 गाड़ियों में अपने 50-60 समर्थकों के साथ पहुंची थी। पुलिस ने जब आचार संहिता का हवाला देते हुए वहां से जाने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। इसकी जानकारी खुद सीएम आतिशी ने दी। ये साफ है कि विधोड़ी जी की टीम के लोग जो तुगलकाबाद गांव से आ रहे हैं, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। पुलिस उनके पूरे समर्थन में है। वो 2 लड़के अभी भी थाने के अंदर हैं। क्यों है? क्या वायलेशन किया उन्होंने? क्या नियम कानून के तहत अंदर है? इलेक्शन कमीशन का फ्लाइंग स्क्वाड भी यहाँ पे मौजूद है। हम ये जानना चाहते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बन के खड़ा रहेगा? खुले आम वायलेशन हो रहा है,
GPS टाइम स्टैम्प फोटोज हैं, उन पे कुछ नहीं। सीएम आतिशी ने पहले रमेश बिधूड़ी और उनके बेटों पर आरोप लगाया कि वो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के साथ ही चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए सीएम आतिशी ने बीजेपी के साथ देने तक के गंभीर आरोप लगा दिए। ऐसे में दिल्ली चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर बुरी तरीके से सवाल खड़े हो गए हैं। मोबाइल क्यों फेंका? पुलिस वाले से लड़ रहा है। नहीं फेंका, झूठ बोल रहा है। पुलिस वाले मिले हुए हैं। पुलिस वाले मिले हुए हैं। भाई यार, ये क्या नया वसूली है? हुआ क्या ये नहीं वसूली भाई? मोबाइल वाले बता दें, इससे पहले भी आप संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर चुके हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में झुका हुआ है और आम आदमी पार्टी द्वारा की गई शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। केजरीवाल ने ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस और प्रशासन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं और आप कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की थी कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र चुनाव पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाए ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली के चुनाव में क्या तस्वीर देखने को मिलती है। जिस तरीके से चुनाव से एक दिन पहले दिल्ली का सियासी पारा हाई देखने को मिल रहा है। दिल्ली चुनाव के बाद बिहार की राजनीति पर सबकी पकड़ मजबूत होगी। इसी कड़ी में राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं का बिहार दौरा कई मायनों में खास होने वाला है। इसी कड़ी में पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी और शरद पवार तक पटना पहुंच रहे हैं। ऐसे में 3 दिग्गज नेताओं के बिहार दौरे ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के बाद पॉलिटिकल पार्टियों का पूरा फोकस बिहार चुनाव पर शिफ्ट होने वाला है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार जैसे बड़े नेता फरवरी में बिहार दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। बता दें, पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी और शरद पवार जैसे दिग्गजों का दौरा ऐसे वक्त में होगा जब बिहार में एनडीए में खटपट की खबरों ने जोर पकड़ा हुआ है। ऐसे में ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पीएम मोदी नाराज चल रहे हैं और इसी के चलते नीतीश कुमार को मनाने के लिए बिहार का दौरा करने वाले हैं। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के बिहार दौरे को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि राहुल गांधी नीतीश कुमार के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं। ऐसे में सभी की निगाहें इस वक्त बिहार की सियासत में चल रही उठापटक पर टिकी हुई हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी 5 फरवरी को पटना में कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां से वो राज्य में होने वाले चुनाव को लेकर बिगुल फूकेंगे। वहीं पीएम मोदी 24 फरवरी को भागलपुर में किसानों से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ करके नीतीश कुमार को दबाव में लेने की कोशिश करेंगे। उधर शरद पवार 27 फरवरी को कटिहार में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। यानी कुल मिलाकर बिहार में इसी साल होने वाले चुनावी माहौल में नेताओं के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि राहुल गांधी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक भी कर सकते हैं, जिससे बीजेपी में डर का माहौल बना हुआ है। और यही वजह है कि राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए पीएम मोदी भी पटना आने की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी शरद पवार को लेकर एनसीपी एसपी के प्रदेश अध्यक्ष राहत कादरी का कहना है कि लगभग 2 दशक बाद शरद पवार कटिहार आ रहे हैं। शरद पवार की नजर बिहार की 150 सीटों पर है। ऐसे में बिहार में इन दिग्गज नेताओं के दौरे ने नई सियासी तस्वीर को जन्म दे दिया है, जो कई बार चौंका भी सकती है। तो देखना होगा कि इन तीनों दिग्गजों के दौरे के बाद बिहार की तस्वीर किस तरह बदलती है। महाराष्ट्र और बिहार में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। इस बीच खबर है कि हरियाणा में भी बीजेपी सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है। दरअसल बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक और मंत्री अनिल विज ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, अनिल विज ने अब बीजेपी को चेतावनी तक दे डाली है। ऐसे में विज के तीखे तेवर बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में बीजेपी सरकार बने 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। महाराष्ट्र बिहार की तर्ज पर ही हरियाणा में भी बीजेपी सरकार में घमासान मचा हुआ है, जिसने बीजेपी हाईकमान को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपनी ही सरकार के खिलाफ एक बार फिर जबरदस्त मोर्चा खोल दिया है। इस बार अनिल विज के टारगेट पर सीएम नायब सिंह सैनी है। आलम तो यह है कि विज हर रोज सीएम सैनी को किसी न किसी मुद्दे पर सियासी कटघरे में खड़ा करने की कवायद करते नजर आ रहे हैं, जिस पर बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ रही हैं। अनिल विज ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट कर कहा कि आशीष तायल, जो खुद को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का परम मित्र बताता है, वो विधानसभा चुनाव के दौरान मेरे प्रतिद्वंदी चित्रा सरवार के साथ नजर आ रहा था। तायल आज भी नायब सिंह सैनी के परम मित्र है। सवाल उठता है कि भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ मुखालफत किसने करवाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस तरह से विज ने सीधे तौर पर नायब सिंह सैनी पर सवाल किए हैं। इतना ही नहीं, विज ने राज्य के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के इस्तीफे की भी मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि बडोली पर सामूहिक दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।
इसलिए नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं इससे पहले भी सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ बगावती रुख इख्तियार करते हुए विज ने चैलेंज तक दे दिया था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चाहे तो मेरा सब कुछ छीन सकते हैं, मेरी सीनियरिटी तो नहीं छीन सकते। 7 बार का एमएलए हूँ। हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने 30 जनवरी को सबसे पहले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने कहा था कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तरह आमरण अनशन पर बैठ सकते हैं। विज ने कहा था कि वो अब जनता दरबार के ग्रोवियंस कमेटी की मीटिंग में नहीं जाएंगे, अंबाला के हक के लिए अनशन पर भी बैठ जाऊंगा। अनिल विज ने 31 जनवरी को कहा था कि मुझे चुनाव हराने की कोशिश करने वालों के बारे में लिख कर दे चुका हूँ। 100 दिन बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे मुख्यमंत्री जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उड़न खटोले पर सवार है, नीचे उतरे तो जनता के दुख दर्द को देखे। इस तरह अनिल विज और सैनी के बीच मतभेद अब जगजाहिर हो चुके हैं, जो हरियाणा सरकार में आंतरिक कलह को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है, जहां खुद की सरकार में आंतरिक टकराव किसी से भी छिपता नजर नहीं आ रहा। देखना होगा कि अनिल विज के बगावती तेवर क्या नया मोड़ लेते हैं। मणिपुर में लगातार जारी हिंसा पर बीजेपी की डबल इंजन सरकार शुरुआत से सवालों के घेरे में रही है। इसी कड़ी में अब सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जातीय हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की भूमिका पर जवाब मांगा है। ऐसे में मणिपुर मामले में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। देश के खूबसूरत राज्य मणिपुर में पिछले 2 साल से भी ज्यादा वक्त से हिंसा जारी है। हालात जस के तस बने हुए, जिसको लेकर एक बार फिर राज्य की एन बीरेंद्र सिंह की सरकार सवालों के घेरे में है। इसी बीच मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब यानी कि CFSL से सीलबंद लिफाफे में 6 हफ्ते की रिपोर्ट मांगी है। दरअसल हाल ही में कुछ ऑडियो क्लिप सामने आए थे, जिसमें मणिपुर के सीएम पर हिंसा करवाने के आरोप लगाए गए थे। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एन बीरेंद्र सिंह से जवाब मांगा है। इसी के साथ कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट ट्रस्ट ने इन ऑडियो क्लिप की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग भी की है। दावा किया गया है कि ऑडियो में सीएम कथित तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने मेतियों को हिंसा भड़काने की अनुमति दी और उन्हें बचाया। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा, जो टेप सामने आए हैं वो बहुत गंभीर है। प्रशांत भूषण ने ये भी कहा कि इस मामले की जांच कोर्ट मैनिटर्ड विशेष जांच दल यानी कि SIT द्वारा की जाए। उनका आरोप है कि ऑडियो क्लिप्स में मुख्यमंत्री द्वारा मेते समूहों को राज्य सरकार के हथियार और गोला बारूद लूटने की अनुमति देने की बात कही गई थी। इस पर CJI संजीव खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार की बेंच ने मणिपुर सरकार से कहा कि सुनिश्चित करिए कि ये एक और मुद्दा न बने। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मुद्दे पर दलील दी कि याचिकाकर्ता की एक वैचारिक पृष्ठभूमि है। मेहता और अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई का विरोध भी किया और कहा कि इसे मणिपुर हाईकोर्ट में सुना जाना चाहिए। मामले पर अब अगली सुनवाई 24 मार्च को तय की गई है। आपको बता दें, मणिपुर 3 मई 2023 से हिंसा की आग में झुलस रहा है। यहाँ 2 समुदाय मेते और कुकी के बीच हिंसक झड़प लगातार जारी है। लगभग 2 सालों में बीजेपी की डबल इंजन सरकार राज्य में हिंसा पर काबू पाने में नाकाम साबित हुई है। ऐसे में बीरेंद्र सिंह पर उठ रहे सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। देखना होगा इस पर अगली सुनवाई में क्या फैसला लिया जाता है। अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए गए फैसलों पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अवैध अप्रवासियों पर सख्त एक्शन लेते हुए ट्रंप सरकार ने 205 भारतीयों को वापस भी भेज दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली मुलाकात को लेकर चर्चा जोरों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ हजारों भारतीयों को अवैध प्रवासियों के तहत देश से निकाले जाने की खबर को छुपाया जा रहा है। दरअसल अमेरिका में बिना किसी वैध कागजात के दाखिल होने वाले भारतीयों पर ट्रंप सरकार की सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के एक मिलिट्री प्लान के जरिए 205 अवैध अप्रवासियों को भारत वापस भेज दिया गया है। इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना की मदद ली है। जानकारी के मुताबिक 3 जनवरी को US एयरफोर्स के C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने अवैध अप्रवासियों को लेकर भारत में अमृतसर के लिए अपनी पहली उड़ान भरी है। इस एयरक्राफ्ट में 205 भारतीय सवार हैं, जिन्हें अपने देश भेजा गया है। ये सारे एक्शन बहुत तेजी से ट्रंप सरकार के आदेश पर लिए जा रहे हैं, जिसमें कि सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार जो भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है, उनके रोजगार के लिए मोदी सरकार क्या जिम्मेदारी उठाएगी। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने का वादा किया था। इसके बाद इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ICE ने 15 लाख अवैध अप्रवासियों की लिस्ट तैयार की, जिसमें 18,000 भारतीय शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप के सत्ता संभालने के पहले 11 दिन में ही 25,000 से ज्यादा अवैध अप्रवासी हिरासत में लिए गए हैं। वहीं ट्रंप की आइस टीम इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने 12 राज्यों में छापे मारे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर छापे की कार्रवाई रिपब्लिकन राज्यों में हुई है। इनमें 1700 अवैध अप्रवासी भारतीयों को हिरासत में लिया गया है,
जिन पर एक्शन लिया जाना शुरू हो गया है। प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में लगभग 7 लाख अवैध अप्रवासी रहते हैं। यह आंकड़ा अवैध अप्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। पहले नंबर पर मैक्सिको और दूसरे पर अल साल्वाडोर का प्रवासी है। पिछले महीने भारत सरकार ने कहा था कि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस लेने के मामले में भारत हमेशा तैयार रहा है। वहीं जयशंकर ने कहा था कि भारत ये जांच कर रहा है कि अमेरिका में कितने भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं और इन्हें वापस भेजा जा सकता है या नहीं। हालांकि इन सबसे परे डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका से बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।